बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आपका बेहतरीन गुजरा होगा और मंडे को आप तैयार होंगे। मेरी तरह आप बिल्कुल सुस्त नहीं होंगे। मंडे पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, कोई ऐसा इशू है कि मंडे का आगाज़ अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो मुझे लगता है कि बस अब पूरा वीक ऐसे ही होने वाला है। लेकिन नहीं, अब मैं कोशिश कर रही हूँ। और कुछ हमारे पास इर्द-गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो सुबह सुबह आपका मंडे के दिन मूड ख़राब करते हैं। और लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैंने किसी की हरकत की वजह से अपना मूड ख़राब नहीं करना, लेकिन मुश्किल काम है। अच्छा जी, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मंडे को आप नई एनर्जी के साथ तैयार होंगे कि आपने अपने वीक का आगाज़ करना है। वीकेंड के ऊपर इनफैक्ट कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालिया हमले हैं, जो कि बड़ी हैपनिंग रही है इंटरनेशनल अरीना के ऊपर भी, इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर डिस्कशन भी करते रहे हैं और सारे मामलात को देखते भी रहे हैं कि जो हालिया हमलों के बाद गुज़िश्ता रोज़ कतर और तुर्की के सालिसी में मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। इस मायदे के तहत ही दोनों ममालिक ने बाहमी तौर पर एक दूसरे की ज़रज़मीन का एहतराम करने का अहद किया है, जो कि सरहदी कशीदगी को कम करने और पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम में मददगार साबित होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस जंग बंदी मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं फौरी तौर पर बंद की जाएंगी और दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें भी करेंगे ताकि मुस्तकिल जो अमन और मजबूत या काबिल अमल मैकेनिज़्म है उसको तय किया जा सके। साथ साथ उन्होंने कतर और टर्की के जो इस रोल है सारे मामले में उसको भी अप्रिशिएट किया कि इन ममालिक की जो सालिसी को अमन के अमल में अहम संग मील उन्होंने संभाव करार दिया है। इसी दौरान जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी दोहा में तय पाने वाला जो मुआहदा है उसका खैर मकदम करते हुए कहा इस खित्ते में जो पॉजिटिव चेंज है इसकी जानिब ये पहला कदम है और ये जंग बंदी मुआहदा न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान संभाव कशीदगी को कम करेगा बल्कि खत्ते में भी ओवरऑल अमन की सूरत हाल के लिए एक कह लें प्लेटफॉर्म फराहम करेगा या बुनियाद होगा। दोनों ममालिक के आइंदा के जो मुज़ाकरात हैं वो इस्तांबुल में होंगे और जहां इस जो मुआहदे की तकमील है उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। इस पर हम ज़रा तज्ज़िया ले लेते हैं। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, और पिछले कुछ दिनों से जो कशीदगी है उसके मामलात में जो जंग बंदी का ऐलान किया गया और अब ये जो मुआहदा हुआ है जिसमें कतर और टर्की जो हैं वो सालिसी के तौर पे हैं, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ही एक खुशाइन बात है क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें जिसके अंदर ये सीज़ फायर निगोशिएट की गई है तो हमें पता लगता है कि जी एस्केलेशन जो है इसको नीचे कोई फ्लोर नहीं थी। अफगान तालिबान की तरफ से भी हमने बहुत सारी लचक नहीं देखी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को एंटरटेन करने में। तो मेरे ख्याल से तुर्की और कतर वो दो मुल्क जिनके पास दोनों मुल्कों के साथ एक यूनिक किस्म का एक ओपन लेवरेज है, उनका आगे आके पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे लेके जाके खित्ते के अमन के लिहाज से आई थिंक ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और टाइमली स्टेप है। आई थिंक इसको मजबूत करने के लिए पाकिस्तान जो प्रायोरिटीज़ जिनका हमने पहले भी डिस्क्लोजर किया वो काफ़ी वाजे हैं। पहली बात है वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, वो एक ऐसा एक प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान बहुत सालों से चाहता था अफगान तालिबान के साथ। हमने आगे से डिप्लोमेटिक चैनल्स भी इस्तेमाल किए, इंटेलिजेंस लेवल पर भी बात हुई, बट वो वेरिफिकेशन हमें नज़र नहीं आई उन थ्रेट्स के खिलाफ जो कि सारी की सारी जंगबंदी को जो नुकसान पहुंचाने के अंदर जो तासुरात थे, जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अंदर जिनका बहुत बड़ा रोल था। तो उन एलिमेंट्स के खिलाफ मूव करने के लिए आप किस किस्म का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को आगे लेके जाते हैं। आई थिंक उसकी तरफ जब पाकिस्तान ने भी बात की, अफगान तालिबान के लिहाज से भी आप बॉर्डर्स इन देयर कोर्ट की जो किस तरह निगोशिएट करवाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो कतर और तुर्की की तरफ से सालसी किरदार रहा है उसकी वजह से ऑप्टिमिज्म हमें इसलिए मिलता है क्योंकि अब पाकिस्तान के अलावा और भी मुल्क हैं जो कि उस वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को आगे लेके जाना चाहते हैं। आई थिंक लास्ट में एक और भी बात बताऊं क्योंकि हमने देखा कि जी ये दोनों मुल्कों के बीच में काफ़ी हद तक जो एस्केलेशन थी वो हमने बहुत देर से इस तरह की देखी नहीं थी। अगर आप देखें जो अटैक्स थे और साथ साथ जिन लेवल्स के ऊपर ये बातें हुई हैं उनको मैनेज करने के लिए आई थिंक पाकिस्तान अफगानिस्तान आइडियली प्लेस्ड और कतर और तुर्की की तरफ से सपोर्ट आने के काफ़ी इम्कान है।
बिल्कुल ठीक है। अभी जो आपने बात की है मूसा, मैं चाहूँगी इसी बात को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज़ाहिर है माजी के अंदर ये इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में भी हमने इस तरह की कोई एस्केलेशन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नहीं देखी है। और माजी में हमारे ताल्लुकात इतने बुरे भी नहीं रहे, जो एकदम से हमने ये सारा मामला ट्रिगर होते हुए देखा है। और उस टाइम जब एक अफ़गानी डेलीगेशन मौजूद था इंडिया के अंदर, उस दौरान ये मामलात को ट्रिगर होना दो कि इसको हमारे में जाके आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं मूसा? जी, नाउ आई कैन हियर यू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझसे मेरा सवाल आप ही के आंसर में से है। जैसे आपने कहा कि अभी रीसेंट टाइम्स में या बाजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमने इस लेवल की एस्केलेशन नहीं देखी है, और हमारे ताल्लुकात इतने बुरे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो एस्केलेशन हुई है वो उस वक्त हुई है जब एक डेलीगेशन इंडिया के अंदर मौजूद था। और समहाउ हमने ये चीज़ें माजी में देखी हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होती आ रही है। जी जी बिल्कुल। और आई थिंक अफगान तालिबान का इंडिया की तरफ जो रुख करना था उस टाइम पे, जबकि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये अटैक्स हो रहे तंजीमों के थ्रू जिनका आपके पास पेट्रोनेज अवेलेबल है तालिबान के नीचे, वो काफ़ी मिक्स सिग्नल्स उससे गए थे। क्योंकि देखिए, पहली तो बात ये है, अगर तो आप उस एस्केलेशन को रोकना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस भी थी, जो फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्राइक्स हैं, जो सेफ हेवन्स हैं, सारा कुछ मामले हैं, ये आपके पास टेबल पर पहले लेके हम आ चुके थे। अब अफगान तालिबान का उन अटैक्स की तरफ एक तो ओनरशिप ना लेना, दूसरी बात है इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट करने से जो गुडविल जो बहुत ज़रूरी होती है सालसी किरदार को आगे लेके जाने के लिए, एस्केलेशन को रोकने के लिए, वो काफ़ी हद तक हर्ट हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से काबुल बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता था। दूसरी बात ये है, ये जो एस्केलेशन की जो आपने दौड़ देखी है उसके अंदर इंडिया की तरफ से बात ये आती है कि इंडिया जो है ना वो गैप्स को एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल के ऊपर वी कैन हैव एन आर्गूमेंट अबाउट दैट, बट बात यह है कि जी जब आप उनके फॉरेन मिनिस्टर को आप होस्ट कर रहे हैं एट अ टाइम जबकि आपकी नेबरिंग कंट्री के अंदर एस्केलेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जो अमन को कायम रखने के लिए जो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अंदर फिर काफ़ी सारी रुकावटें आ रही। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने जो वर्स्ट बाउट ऑफ वायलेंस देखा है दोनों मुल्कों के बीच में, इसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं। क्योंकि अगर तो आप उन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो जारी बात है पाकिस्तान की तरफ से एक्शन आने की नौबत नहीं आएगी। तो अफगान तालिबान के इख्तियार में बहुत कुछ है, इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स आपके पास हैं पाकिस्तान के थ्रू, आपके पास आपको उन हाइड आउट्स का पता है, आपको पहले ओनरशिप लेनी पड़ेगी उन ग्रुप्स की। आप पहले माने तो सही कि आपकी सरजमीन से चीज़ें आ रही हैं, यूएन की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, इंटेलिजेंस चैनल्स के थ्रू अवेलेबल हैं, इंटरनल थिंक टैंक रिपोर्ट सब कुछ है। तो अफगान तालिबान की जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है, आई थिंक वो गाइड करेगी आगे की तरफ अमन की तरफ क्या प्रोसेस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आगे अमन की तरफ क्या प्रोसेस बनता है, अब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली मूसा बड़ा अच्छा हमारी परफॉर्मेंस समहाउ रही है मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर, जहाँ पर हम देख रहे हैं। आई रियली वांट कि आप इस पर भी कमेंट करें कि ये जो मामला ट्रिगर होते हैं समहाउ, और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें हम इंडिया को भी शामिल करते हैं, दो कि इंडिया के साथ तो हम डिप्लोमेसी उस सूरत में नहीं कर सकते जितना वो एग्रेसिव बिहेव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो जवाब उनको मिलता है आई बिलीव वो सही मिलता है। लेकिन इसमें हमारी जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जिसमें अभी आपने टर्की का भी जिक्र किया, आपने कतर का भी जिक्र किया, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो समहाउ पाकिस्तान का एक सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। और जब ये मामला एस्केलेट भी हुआ था तो सबसे पहले कतर की जानिब से भी स्टेटमेंट आई थी। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं ये कितनी हमारी फेवर में जाएंगी इन द लॉन्गर रन भी, अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं? बहुत ज़्यादा फेवर में जाएंगी। दो तीन उसके अंदर बातें हैं। पहली तो बात यह है, जब आप कतर की बात करते हैं, कतर एक ऐसा मुल्क है जिसका पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ट्रैक्शन तो बहुत सारी है, पर कतर एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत लेवल्स के ऊपर सीज फायर को निगोशिएट करवाना, अमन के इंटरेस्ट के अंदर मोमेंटम को क्रिएट करने के अंदर उनका काफ़ी हद तक तजर्बा है। ये वही कतर है जिनका तालिबान के साथ बहुत सारा लेवरेज पहले भी था। उन्होंने अमरीकी विड्रॉल के दौरान भी, उससे पहले भी काफ़ी डेलिकेट मामला के अंदर काफ़ी पार्टीज़ के इंटरेस्ट को लेकर कोऑर्डिनेट करवाया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से मेंटेन किया है कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर दोनों मुल्कों के बीच में अगर ये प्रोलॉन्ग स्पेल्स ऑफ एस्केलेशन होते हैं तो ये खित्ते के अमन को एंडेंजर करते हैं। तो आई थिंक कतर की तरफ से वो सालसी किरदार करने एक रोल आना, और साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से वो काफ़ी रीजनल एक्टर्स को भी इंगेज कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट ना मीट हो रहे हो या जंगबंदी के अंदर किसी किस्म के गैप्स भी आते हैं बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो आई थिंक दैट्स वन। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जब इंटरनेशनल प्रोफाइल इतनी बढ़ाई है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर आपको एक लेवल ऑफ अवेयरनेस ये मिली है कि जी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जो अगर अटैक्स होते हैं उनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। दीज आर नॉट जस्ट टेररिस्ट अटैक्स। उसके अंदर बात ये आती है कि जी काफ़ी तंजीमें हैं जिनको
क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट मिलता है, उसके अंदर कुछ चेन्स हैं जिसके अंदर वो नेटवर्क्स एक्टिवेट होते हैं। पाकिस्तान के अपने एंड पे बात यह है कि हम रिसीविंग एंड पे नहीं होना चाहते, हम एक ऐसा प्रोसेस मेंटेन करना चाहते हैं जिसके अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं और रीजनल प्लेयर्स भी हैं वो भी देख सकें कि जी ये एक पीस की तरफ इन्विटेशन है। और ये जिस मैंने पहले भी कहा है काबुल के अपने इंटरेस्ट के अंदर है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि हम अपने जो इंटरनल मामलात हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म ना रखें इंटरनेशनली भी। तो आई थिंक ये कतर का बीच में आना, तुर्की के आने से ये आता है कि एक लेवल ऑफ न्यूट्रलिटी मिल जाती है जो कि इन डेलिकेट मामलात में बहुत ज़रूरी होती है, और साथ साथ आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, क्योंकि तुर्की वो ही मुल्क है जिसने यूक्रेन रशिया की वॉर के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कतर ने हमने देखा कि जी गाजा सीज़फायर के अंदर नेतन्याहू साहब की बर्बरियत के बावजूद उन्होंने उस चीज़ को होल्ड ऑफ किया। तो आई थिंक ये जो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इस इश्यू को वो लेवल ऑफ सीरियसनेस मिलती है जो कि वो डिजर्व करती है। मूसा, अगले मुज़ाकरात तुर्की के अंदर होने वाले हैं और इसी अमन माहदे के जो कह लें उसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए, लेकिन माजी के अंदर ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं और रिसेंट टाइम्स में भी कि जब जंग बंदी या अमन की तरफ कोई चीज़ें जाती हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई एक कंट्री वायलेशन करने की कोशिश ज़रूर करता है। व्हाट डू यू थिंक कि इसको, जैसे आपने अपने पहले सवाल के जवाब पे भी कहा था कि अच्छी बात है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम इन कंट्रीज़ के समहाउ विलिंग है करने के लिए, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट होना भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखें आप कोई भी सीज़फायर रीच कर लें जब तक कि उसकी ऑन ग्राउंड वो इफेक्ट में नहीं आती है इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, तो फिर उसकी वैल्यू जो है काफ़ी हद तक वेन हो जाती है, इरोड हो जाती है। आई थिंक इसके अंदर हमें प्रॉस्पेक्ट्स इस चीज़ के मिलते हैं कि वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी जो है वो किन मैट्रिक्स की बेस पे होगा, क्या क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस के ऊपर आप जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि जी अमन की तरफ मोमेंटम बन रहा है। इज इट गोना बी कि जी आप लेवल ऑफ जो सेफ हेवन्स हैं उनको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, कितने फाइटर्स को आप फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस करवा के उनके खिलाफ एक्शन लेके आप कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान को कम्युनिकेट करते हैं तो फिर उसको इंटरनेशनल स्क्रूटनी कितनी होनी चाहिए ताकि हमें भी फॉर एग्जांपल जो यूएन के जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि जिनकी मॉनिटरिंग टीम होती है इन सारों के लिहाज से उनको एंगेज आप करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, अगर आप उनको करते हैं तो फिर उनका भी क्राइटेरिया पे बीच में आता है कि जी जिसके ऊपर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस चीज़ को इवैल्यूएट कर सके कि ये बेंचमार्क्स हैं, इसके अगेंस्ट ये रिस्क बन रहे हैं, ये थ्रेट रिडक्शंस हैं और ये टैंजिबल मेजर्स हैं। तो आई थिंक वो जो मैकेनिज्म है उसको बनने के लिए आई थिंक थोड़ा सा आई विल बी अ बिट मोर कॉशियस। आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से द ताउन इज गोना बी अ बिट मोर स्ट्रॉन्गर। अफगानिस्तान की तरफ से मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें अगर आप 2020 की तरफ भी जाएं, अमेरिका ने भी बहुत कोशिश की थी कि हम वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाएं। अलकायदा की बात हो रही थी, बहुत हो रहा था, पर जब से हमने देखा विड्रॉल हुआ तो फिर ये ग्रुप मजीद एम्पावर हुए हैं। तो व्हाट डज दैट से अबाउट द तालिबान एबिलिटी कि वो आगे आके इस चीज़ को आगे लेके जाएं। मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की तरफ आप एक स्मॉल स्टेप ले सकते हैं। यू कैन बिल्ड इंक्रीमेंटली कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो बात है आप सीज़फायर को काफ़ी हद तक सीरियसली आप मेंटेन कर सकें। इफ़ आई वाज इन देयर शूज आई वुड से कि जी 5 से 6 महीने तक या 3 to 4 महीने तक सीज़फायर की तरफ जो कमिटमेंट होती है तो फिर दैट शुड बी जस्ट बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ अटैक्स। अगर तो वो रिडक्शन हमें नजर आती है इसका मतलब है कि जी बोथ साइड्स आर सीरियस टू टेक इट फॉरवर्ड, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सीज़फायर को कमिट करें, आप मॉनिटर मैकेनिज्म के भी दावे करें, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ, काबुल की बात कर रहा हूँ, और जब तक कि आप सीज़फायर के साथ आज एग्री करते हैं 2 हफ्ते बाद फिर कोई तंजीम टाइड टू अफगान तालिबान अटैक्स। तो आई थिंक इस लेवल के ऊपर काबुल के कोर्ट के अंदर बॉल है कि आप इस मोमेंटम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान सारे एक्टर्स को एंगेज करके आई थिंक वी हैव लेड द ग्राउंड वर्क वेरी वेल। बिल्कुल ठीक है, और ये काबुल के ऊपर डिपेंड करता है समहाउ, लेकिन मूसा इसमें एक स्टेक होल्डर समहाउ इंडिया भी है अफगानिस्तान की साइड से, हमारी साइड से तो नहीं आई बिलीव, क्योंकि इंडिया ने ये कोशिश की है और वो करता आ रहा है। इस साइड पे भी तो तवज्जो देनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर जो चीज़ हथियार के तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है तो उसका रूट कॉज भी तो समहाउ एड्रेस होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक इंडिया के रोल को आप माइनस बिल्कुल नहीं कर सकते इस सारी सिचुएशन के अंदर। इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है इस सारे मामला के अंदर? पहली बात यह है जो प्रॉक्सी वॉरफेयर का जो कल्चर है उसको इंडिया क्लैंडस्टाइन तरीके से सीक्रेटिवली करता भी आया। हमें पता है कि जी इंडिया के जो लिंक्स हैं काबुल के रिजीम के साथ गो वे बैक। आपने फॉर एग्जाम्पल कॉन्सुलर डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर भी आपने काफ़ी शैडो ऑपरेशन करवाए हैं, और वो तंजीमें जो कि आज पाकिस्तान अटैक्स कर रही हैं तो उनके जो टैसेट लिंक्स इंडिया से ट्रेस भी हो चुके हैं, हमने डोसियर भी प्रोवाइड किया था। तो आई थिंक ये चीज़ें देखते हुए आई थिंक ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इशू है इसके अंदर जो स्पॉइलर इफेक्ट है वो इंडिया का आ रहा है। और हमने देखा कि जब मुत्तकी साहब वाज इन न्यू दिल्ली
तो उसकी वजह से हमने देखा जॉइंट स्टेटमेंट्स के अंदर भी टेररिज्म को इस तरह आप शेप करना चाह रहे हैं न्यू दिल्ली कि जी वो एक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की तरफ से एमिनेट कर रहा है, आपने अपनी मई के अंदर जो आपने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हरकतें भी करने की कोशिश की थी उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये काफी सीरियस साइंस है, क्योंकि वन यू हैव वन कंट्री एक खित्ते के अंदर जो कि दहशतगर्दी को एक नया रंग देना चाह रहा है और मजीद इस किस्म के इश्यूज को कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा है, उसकी वजह से जो प्रोवोकेशन है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रैक इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए हमारे पास एक और भी रीजन ये बनता है कि जो इंडिया की जो अभी माजी में भी जो तारीख रह चुकी है और साथ साथ जो अफगानिस्तान के साथ जो टैसिट लिंक्स हैं पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ जो अटैक्स करने को उनको बढ़ाने के लिहाज से उसको स्क्रूटनी होनी बहुत जरूरी, क्योंकि इंडिया इस चीज की काफी कोशिश करता होता है कि जी उनके रोल को माइनस किया जाए, सब कुछ किया जाए। आई थिंक पाकिस्तान शायद आगे पेश कर सकता है उन एक्टर्स को जो कि इंडिया के रोल के साथ मजीद आगाही के साथ पेश आ सकते हैं, ताकि आगे को अगर एस्केलेशन होती हैं तो वन वी मेक द केस कि जी ये इंडिया का जो फैक्टर बीच में आ रहा है इट डज नॉट कम ऑफ एज अ सरप्राइज, वो एक डॉक्यूमेंटेड चीज है। तो आई थिंक इंडिया को बैकफुट पर रखना बहुत जरूरी है और उसके लिए इस ये जो अभी जो सीज फायर का जो प्रोसेस इसको इंटरनेशनलाइज होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान के जो क्लोज कनेक्शंस हैं अमेरिका से लेकर बाकी मुल्कों के साथ वो काफी अच्छी तरह असरअंदाज होते हैं इंडिया को बैकफुट में रखने के लिए आगे को। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद मूसा माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है इसके ऊपर अपना तज़किया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब मैंने बात करनी कुछ स्मॉग के हवाले से। लाहौर में जी स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने शहरियों की ज़िंदगी खासी मुश्किल बना दी है, जहां फ़ज़ाई आलूदगी के इंतहाई ख़तरनाक दर्जे तक पहुँचने से जो सेहत आमा है वो मुतासर होने लगी है। मशरक़ी हवाओं की वजह से जी जो आलूदा ज़रात हैं वी ऑल नो के फ़िज़ा में मौलिक रहते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 से 210 के दरमियान रहने का इम्कान है। और जब कम दर्जा हरारत होता है उसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में रहते हैं, जो आपकी सांस की बीमारियां हों, दीगर सेहत के मसाइल हों, उसको जन्म देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही एंटी स्मोक गन्स के ज़रिए फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी का जो कह लें तजर्बा किया गया, जिससे कान्हा लाहौर में 70% कमी रिकॉर्ड हुई है। ताहम स्मोक के खात्मे के लिए जी हुकूमती इकदाम तो अपनी तरह है ही, लेकिन साथ साथ जो अवामी ताउन है वो भी बड़े ज़रूरी हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों को मास्क पहनना है, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने के हवाले से घरों में रहने की हिदायत की गई है ताकि स्मॉग के जो मुज़र असरात हैं उससे बचा जा सके। साथ साथ हुकूमत ने यह भी दरख्वास्त की है कि वो किसी भी गैर मामूली फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत में फ़ौरी तौर पर 13-1373 पर रिपोर्ट करें ताकि जो मुतल्लिका इदारे हैं फौरी तौर पर कार्रवाई भी कर सकें। दो कि मैं अभी देख रही थी वीकेंड के ऊपर उन्होंने बारबेक्यू और इस तरह की भी चीज़ों के हवाले से कहा है कि जो धुआं फ़िज़ा में जाता है। ये जो मौजूदा सूरत हाल है और क्या ये जो इक़दाम करे हैं एंटी स्मोक गन्स के हवाले से, जो कि हमने पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव भी देखा है, आप कितना हेल्पफुल हो सकता है और फिर हम इसको लॉन्ग टर्म कैसे कर सकते हैं। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। हमें ज़रा इस बताएं ना, ये स्मॉग जो हम अभी फॉर द टाइम बीइंग इकदाम कर रहे हैं कि जी हम अपने तौर पे एहतियात कर लें, पंजाब हुकूमत ने जो एंटी स्मोक गन हैं वो भी उसका भी एक्सपेरिमेंट किया है, दो कि अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है इन सारी चीज़ों का? जी थैंक यू अरमला। असल में ये जो इनिशिएटिव है ये टेम्पोरेरी कह सकते हैं कि आपको एक तरह का रिलीफ दे सकता है। जैसे बहुत सारे हमारे जो गली मोहल्ले होते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो बाहर सफाई वाला होता है वो झाड़ू देने के बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव भी कर देता है, तो आपकी डस्ट फॉर द टाइम बीइंग बैठ जाती है। लेकिन इन द लॉन्गर रन ये आपके लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि जो आपके मेन कल्प्रिट्स होते हैं जो आपके स्मॉग में हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ तो आपके सीजनल होते हैं और कुछ आपके जो है वो पूरा साल रहते हैं। पूरे साल जो रहते हैं उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इसके अलावा आपका जो है वो इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका होता है, कचरा जलाने का जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए होता है, और जो गाड़ियों के ख़राब इंजन और जो टायर्स की वेयर एंड टेयर होती है उसकी वजह से भी होता है। फिर जो सीजनल होते हैं वो हमें पता है कि किसानों ने अपनी जो है वो खेत तैयार करने होते हैं आगे फसलों के लिए, और फिर जो आपके ब्रिक किल्स में जो ईंधन जिस तरह का इस्तेमाल होता है उसकी अगर लो क्वालिटी हो तो
वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ये किसान और जो ब्रेक किल्स हैं ये आपके सीजनल होते हैं। फिर आपका तीसरा फैक्टर जो है वो क्रॉस बॉर्डर आपका इंडिया से भी होता है, क्योंकि इंडियन पंजाब में भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, तो वो आपकी जो विंड डायरेक्शन होती है उसकी वजह से वो काफ़ी आपको इम्पैक्ट करता है। इस साल अभी तक तो खबरें जो मैं फॉलो करती वो यही हैं कि जो विंड डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर जो है वो जा रहा है। लेकिन अक्सर ऐसे भी होता है कि इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, क्योंकि जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है बेसिकली उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, वो किसी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स को नहीं देखती कि मैं इंडिया में जा रही हूँ या पाकिस्तान में। तो आपके जो मेन कल्प्रिट्स आपके होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो रूट कॉजेज हैं इसकी, सबसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर उनको लॉन्ग टर्म आप फोकस करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। आप देखें कि जो प्लानिंग के हिसाब से जो मुझे सबसे अच्छा इनिशिएटिव लगा है जो प्लानिंग है वो फेडरल ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो इस्लामाबाद में है, उन्होंने ट्विन सिटीज़ के लिए एक प्लान तैयार किया हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें वो सीडीए को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद बेस्ड और जो पुलिस है इस्लामाबाद की उसको इन्वॉल्व करके गाड़ियों पर चेक एंड बैलेंस करेंगे, क्योंकि मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है और वो उनका ईंधन की क्वालिटी चेक कर रहे होंगे। और जो वैसे भी जो फिटनेस सर्टिफिकेट है ये एक लॉ है पाकिस्तान में, शहरियों की जिम्मेदारी भी है कि इसको जो है वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी गाड़ियों को चेक करवा के फिटनेस सर्टिफिकेट्स बनवाएं। तो मेरा ख्याल है कि जो इस्लामाबाद में लोग एंटर हो रहे होंगे उनके ऊपर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के जो है वो हमें इकदाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की रेपुटेशन है कि जो भी वो इनिशिएटिव लेते हैं वो लॉ के अंडर अंडर उसको इम्प्लीमेंट भी लाजमी करते हैं। तो कुछ गवर्नेंस के चैलेंजेस मैं समझती हूँ कि जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्लान्स हैं वो इन प्लेस तो अच्छे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, जैसे कि उनका भी जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों का पंजाब में भी ये आपका रूल है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है वो ईपीएस आपकी इंडस्ट्रियल एमिशंस और जो व्हीकुलर एमिशंस होती हैं उनके बाकायदा आपके एनईक्यूज हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उनको एक्सीड करते हैं तो वो आपके ऊपर फाइन इम्पोज करते हैं। लेकिन पंजाब चूंकि बहुत बड़ा है तो आपके पास इतने ह्यूमन पावर नहीं है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो इतना एक्सटेंसिव आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलता। तो आपको ये जो शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स होती हैं उनके शॉर्ट टर्म आपको इम्पैक्ट मिलते हैं, लेकिन द लॉन्गर रन आप देखेंगे कि आपको अगले ही दिन वैसे ही आपको सिचुएशन जो है वो एयर क्वालिटी की नज़र आएगी, या स्मॉग की इन दिनों जो आपको नज़र आ रही होती है। चूँकि स्मॉग विजिबल हमें इसलिए होती है क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन जो होती हैं सर्दियों में, टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा ड्रॉप होता है तो आपका एक थिक ब्लैंकेट बन जाता है जिसकी वजह से आपको स्मॉग विजिबल होती है। अदरवाइज जो एयर क्वालिटी का ही ये एक असर है। तो अदरवाइज आपकी जो एयर क्वालिटी होती है वो थ्रू आउट द ईयर आपकी पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में आपको ख़राब ही मिलती है। बिल्कुल ठीक है। जो एक क्वालिटी का आप जिक्र कर रही हैं और आपने अभी जो मरीम बड़ा एलेबरेट भी किया कि जाहिर है गवर्नेंस के इशूज़ तो हैं, लेकिन जो इकदाम हैं कि आपने गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, फिर आपने अपने तौर पे इकदाम किए हैं, छोटी छोटी पाबंदियां भी लगाई हैं आपने जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं समहाउ। अब आपने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये एयर पोल्यूशन किसी बॉर्डर को तो ज़ाहिर नहीं देखती है कि वो इंडिया जा रही है या पाकिस्तान जा रही है। डू यू थिंक कि हम इस मामले के ऊपर जहाँ पे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं हमें इसको अपने केस को प्रेजेंट करने में थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा इंटरनेशनली कि हम सफ़र कर रहे हैं और ये एक मेजर चेंज है एयर पोल्यूशन भी समहाउ जहाँ वेदर एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन में डू यू फील कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा लैग करें ताकि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो? देखिए अर्मिला, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सवाल है। जहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान अपना केस प्रेजेंट कर रहा है या नहीं, तो चूंकि पाकिस्तान अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो ब्राज़ील में होने जा रही है नवंबर में ही, तो उसमें पाकिस्तानी वक्त दोबारा से जा रहा होगा निगोसिएशंस के लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि मिटिगेशन एक चीज़ ऐसी है जो आप करेंगे तो उससे आपकी एयर क्वालिटी पर भी ऑफ कोर्स आपका असर जो है वो पॉजिटिव पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने जो एनडीसी अपना जमा कराया है 3.0 जो तीसरा डॉक्यूमेंट जमा कराया है, उसमें प्लान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ओवर एम्बिशियस भी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सैलाब से बहुत दफ़ा मुतासिर हुआ है, उसका ये क्लेम करना कि वो जो है वो 50% के करीब जो है वो अपनी इमिशंस को रिड्यूस कर रहे होंगे बाय 2030, इट्स ह्यूज।
और ये बड़ा चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि जहाँ इकोनॉमी को हमारे काम करना चाहिए लोगों की फलाह बहबूद के लिए, वहाँ पर ये काफ़ी ओवर एम्बिशियस आपको नज़र आता है। और उसके लिए डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए। चूंकि हम G77 प्लस चाइना के साथ मिलकर अपना केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो पिछले 30 सालों से मैं समझती हूँ कि बहुत इंप्रूवमेंट आ गई हुई है पाकिस्तान अपना जो केस प्रेजेंट कर रहा होता है बाकी ममालिक के साथ मिलके। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नज़र आता है कि ये जो निगोसिएशंस चल रही होती हैं, जिसमें आपको फंड्स भी चाहिए होते हैं, आपको टेक्निकल कैपेसिटीज चाहिए होती हैं, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए होता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल विल आपकी दूसरे ममालिक की आपको नज़र नहीं आती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही इसी वजह से किए गए हैं और इस तरह से किए गए हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंटली आपको जो है वो एक फाइनेंशियल सोर्स दे दिया जाए जिसकी वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी तक जितना जो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल आपकी कंपनसेशन आती है बाकी ममालिक से, वो आपकी बहुत शराइत के साथ आती है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में आती है, और उसको आपके वर्ल्ड बैंक या इस तरह के जो इंस्टीट्यूट होते हैं डेवलपमेंट सेक्टर आपके पाकिस्तान में हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देयर इज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल, और मेरा ख्याल है कि इसका हल तो यही है कि बाकी ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को अपना केस जो है वो बस बताते ही जाना है और उसके लिए फ़ाइट करते ही जाना है। क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये देखते हैं कि जितने आपके मेजर फंडर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो 10 साल का अरसा है, ये ज़्यादातर आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं। तो पाकिस्तान को जो है वो जो 2022 का सैलाब था उससे हम अभी तक रिकवर नहीं किए, तो अभी 2025 का आ गया। और फिर आपके जो लीना का जो इम्पैक्ट है वो आपका इस तरह से आ रहा है कि आपकी विंटर्स भी इंटेंस किस्म की इस दफ़ा पाकिस्तान में होंगी, आपकी बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी, तो मज़ीद आपको इम्पैक्ट जो है वो आपके आसमान तले जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं वो अभी तक घरों में वापस नहीं जा सके हैं। तो पाकिस्तान को ये अपना केस मज़ीद बताना पड़ेगा, सिर्फ इकनॉमिक लॉसेस की मद में नहीं बल्कि नॉन इकनॉमिक और इमोशनल जो लेवल है, जो इंसानी लेवल है, वो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह लोगों ने सफ़र किया और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी किस तरह लोग जो है वो जाए जा रहे हैं बार बार अपने प्यारों को खो देने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पिलर मैं समझती हूँ कि है। वो जितना ज़्यादा मीडिया जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, पाकिस्तान की आवाज़ बनेगा इस केसेस को उजागर करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उतना ही आपका एक तरह का एक प्रेशर बिल्ड होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी कि उनकी हिपोक्रेसी जो है वो एक तरह से सामने आती है कि वो किस तरह से क्लाइमेट जस्टिस की मद में पाकिस्तान जैसे ममालिक को निगलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर माहौलियात हैं और इस वक्त स्मॉग रिलेटेड और क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर अपना तज्जिया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से। तो इसमें जी एक तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए गुज़िश्ता रोज़ पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया, जो मुल्क की जदीद टेक्नोलॉजी में संभाव खुद इन्सारी की जाने पे अहम कदम भी है। ये सैटेलाइट जी सैकड़ों स्पेक्ट्रल बैंड्स में इंतहाई दुरुस्त जो तस्वीर है वो हासिल करने की सलाहियत रखता है, जो ज़राई पैदावार हो, माहौलियाती निगरानी हो, शहरी तरक्की जैसे शोबों में रेवोल्यूशन लेकर आएगा। ख़ास तौर पर अगर शुमारी इलाका जात की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि कुदरती आफात हो, उनकी पेश की वार्निंग के हवाले से हमें हमेशा चैलेंज रहता है। उसके लिए सैटेलाइट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समहाउ साबित हो सकता है। और ये मिशन जो है पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक तवील खलाई ताउन का भी अकास है, जो दोनों ममालिक की मुश्तरका टेक्निकल स्किल्स हों, पुरअमन खलाई जो रिसर्च बेस्ड है उसमें बढ़ते हुए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत भी कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ फैसल जावेद साहब मौजूद हैं, जेम्स पाको हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हमें ज़रा सैटेलाइट के हवाले से बताइएगा, व्हाट इज़ ऑल अबाउट। बेसिकली सैटेलाइट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ज़मीन से दूर एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और स्पेशली अगर मैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करूं, जिस तरह हमारे पास ये HS-1 है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, ये बेसिकली अराउंड 600 किलोमीटर ज़मीन से इतने डिस्टेंस के ऊपर रिवॉल्व करता है। ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि बेसिकली लाइट स्पेक्ट्रम को कैप्चर करते हैं। इस लाइट स्पेक्ट्रम की अगर मैं डिटेल आपको बताऊं तो उसके अंदर विजिबल बैंड्स भी होते हैं जिनको हमारी नेकेड आई इजीली देख सकती है, और कुछ ऐसे बैंड्स भी होते हैं जो इनविजिबल बैंड्स होते हैं
जिनको स्पेशली जो नेकेड आइज़ है हम उनसे बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये HS1 जो है हाइपर स्पेक्ट्रल जो सेटेलाइट है, बेसिकली ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस सेंसर है जो कि बेसिकली सेटेलाइट के अंदर हमने ऐड किया है, जिससे हम ज़मीन के ऊपर सरफेस के ऊपर जो है बेसिकली डिफरेंट इमेजेस को कैप्चर्स कर सकेंगे और फिर इस इमेजेस को बेसिकली हम इस डाटा को मुख्तलिफ जो है सोशो इकनॉमिक्स हमारे सेक्टर्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको, और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब मुझे ये बताइएगा, इससे पहले भी हमने आई बिलीव के चाइना के ताबन से एक सैटेलाइट भेजा था, क्या उसका और इसका फंक्शन सेम है? बेसिकली इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इसी साल पाकिस्तान ने बेसिकली ये तीसरा सैटेलाइट है जी, जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इससे पहले जो बेसिकली स्पार्को ने भेजे हैं वो बेसिकली हमारी एक नेशनल जो है ना वो स्पेस पॉलिसी है और स्पार्को का एक विजन है 2047 हम उसको कहते हैं। बेसिकली ये सारे मिशंस बेसिकली इन लाइन हैं वो मिशन के साथ, ठीक है। और जो पहले सैटेलाइट हमने भेजे हैं बिल्कुल वो बेसिकली जो है ना वो प्योर आप समझ लें कि जो विजिबल बैंड्स हैं उनको डिटेक्ट करते थे, ठीक है। ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल है ये बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी है और इसमें आप ये समझ लें कि जो बैंड्स इनविजिबल हैं जो हम नहीं देख सकते, बहुत ही नैरो बैंड्स हैं, उनसे भी जो है ना हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा फैसल मुझे ये बताइएगा, जो आपने कहा कि इस साल पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट, इससे पहले जो 2 सैटेलाइट्स हैं हमने अब तक जो खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं, क्लाइमेट रिलेटेड इशू हैं, कितनी हेल्प उन 2 सैटेलाइट से मिली है जो अब हम इसको मज़ीद जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एनहांस किया है? जी, बेसिकली जो पहले हमारे सैटेलाइट्स थे वो भी बेसिकली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको कह सकता हूँ कि जो है फ्लड्स फोरकास्टिंग के हवाले से बेसिकली ये जितने भी सैटेलाइट्स हैं ये बेसिकली अर्ली वार्निंग्स आपको देते हैं, ठीक है। और उसकी बेस पे जो है ना गवर्नमेंट और जितने हमारे रेस्क्यू के डिपार्टमेंट हैं वो प्रॉपर अपनी प्लानिंग वर्किंग कर सकते हैं, किसी एरिया को इवैक्यूएट करना वो कर सकते हैं। अब ये जो सैटेलाइट है बेसिकली हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, ये बाकियों से थोड़ा सा इस वजह से डिस्टिंग्विश्ड है कि ये बहुत कम ममालिक के पास अभी तक ये टेक्नोलॉजी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी इसमें 9वें-10वें नंबर पे आ गया है। इससे पहले किसी के पास और कंट्रीज़ में जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि चूँकि मैंने बताया कि ये स्पेक्ट्रम जो है ना वेरी नैरो बैंड स्पेक्ट्रम को भी कैप्चर कर सकता है, तो इसकी हेल्प से हम जो है ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। इवन जो सरफेस के ऊपर बहुत सी मिन्यूट डिटेल जो कि पिछले सैटेलाइट से हम नहीं देख सकते थे, इससे हम बेसिकली वो देख सकेंगे। अच्छा, जो अभी आपने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और ममालिक के सफ़ में आ खड़ा हुआ है, जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या इस सैटेलाइट को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमने अभी 2025 का जो सैलाब भी देखा है बड़ा चैलेंजिंग रहा है। अब क्या हमारे माजी के जो पहले 2 सैटेलाइट्स थे दे प्रेडिक्टेड या वार्निंग जारी की गई थी? बिल्कुल, जो बेसिकली हमारे जो पिछले सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे उन्होंने बिल्कुल हेल्प की और हमने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इवन स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को इसमें बहुत हेल्प किया और उसमें हमने बेसिकली जो है ना वो जो इमेजेस कैप्चर किए थे उसकी बेस पे प्रॉपर फोरकास्ट करके कि स्लाब जो है वो कितने एरिया में एक्सपेंड कर सकता है, आपको जो है कितना एरिया इवैक्यूएट करवाना चाहिए, तो इसमें डेफिनेटली बहुत हेल्प की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैज़ा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है दुनिया इन सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट सर्विस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग उस चीज़ को मॉनिटर करी है और अर्ली वार्निंग सिस्टम जहां दुनिया भर में सक्सेसफुल रेट्स हैं, हम स्टिल थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आई एम ग्लैड कि ये एक चीज़ हुई है और इसको हम सबको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। क्या समझते हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट होगी हमारे दीगर मामलात को लेके भी चलने में, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अर्ली वार्निंग से लेकर वी ऑल नो कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इन सैटेलाइट्स के थ्रू एड्रेस किए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया था कि जो हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी है इससे जो बेसिकली इमेज हम कैप्चर करेंगे
उसमें बहुत ही मिन्यूट डिटेल भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं 1 बाय 1 डिफरेंट सेक्टर्स की बात करूं, एग्रीकल्चर्स की बात करूं, तो एग्रीकल्चर में किस तरह हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसको जो है अपनी फील्ड या क्रॉप्स की हेल्थ देखनी है, तो बेसिकली इस इमेज के थ्रू फसलों की जो हेल्थ है उसके बारे में प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी। और उसके बाद जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर का कितना लेवल है वो पता लग जाएगा। तो प्रॉपर आप इरिगेशन जो है उसका पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि जो प्रीसाइज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह हमें अचीव होंगे। और ये हम क्या टाइम इसमें जो हमारा सारा डेडलाइन समझ लें कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखी हुई है, क्या टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर सारी जो इफ़ेक्ट है हम इसको कर सकते हैं? बेसिकली जो है ना, जिस तरह कल जो है ना ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ है और अपने मिदार में चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 माह इसको लगते हैं प्रॉपर कैलिब्रेशन में, उसके फोकस में, एडजस्टमेंट में। तो सारी कैलिब्रेशंस के बाद फिर ये डाटा जो है ना वो सारी एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल होगा। बिल्कुल ठीक है। और जो डेटा है, सारी गेम जो होती है वो ऑब्वियसली डेटा की होती है, नंबर्स की होती है। तो आप लोगों की किन किन इदारों के साथ कोलैबोरेशन है इस हवाले से? इस हवाले से जो है ना हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट उनके साथ है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ है जी, और पंजाब गवर्नमेंट के साथ है। तो वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप लोग, ठीक है। अब इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से फैसल साहब कुछ भी आप कहना चाहें, जाहिर है कि वो इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाना, और जहाँ पे दुनिया टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सैटेलाइट्स भेज कर क्या क्या चीज़ें अचीव कर रही है, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। कुछ भी कहना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसके लिए मैं जो है ना पाकिस्तान को, खुसूसन सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत जो है ना क्रेडिट पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे इस विज़न को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाने में। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए। फैसल जावेद GM स्पार्क को हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान ने चाइना के ताउन के साथ ये सैटेलाइट भेजा है जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, और इससे आइंदा आने वाले दिनों में चंद महीनों के अंदर जो अचीवमेंट्स हम लेंगे, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट हो, ये सारी चीज़ों में समा बहुत हेल्प मिलेगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। हमने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम किचन का रुख करेंगे जहां पे शेफ़ वली मोहम्मद और शेफ़ हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। क्या बन रहा है आज आप लोग के किचन में? आज शेफ़ साहब बना रहे हैं चिकन पैन से चिकन विद मैक्सिकन मोरक्कन सॉस बना रहे हैं। और आप क्या बना रहे हैं? मैं आज जिंजर का हलवा, अदरक का हलवा बना रहा हूँ आज। अदरक का हलवा? यस मैम। वाह क्या बात है। सब ज़रा हमें बारी बारी, शेफ़ हैदर आप बताइएगा आप क्या रेसिपी करने वाले हैं? मैं मैक्सिकन सॉस बनाने लगा हूँ पैन से चिकन के साथ, और साथ मैश पोटैटो होंगे, साथ असॉर्टेड वेजिटेबल्स होंगी। ठीक है, और उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी कर ली है? तैयारी सॉस बन गई है, उसके बाद पैन सेट चिकन भी रेडी हो रहा है। ठीक है, तो प्लेटिंग करेंगे तो आपको। ठीक है, चलिए आप अपना काम जारी रखें, और साथ साथ हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस की सीरीज़ की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान को एक सफ़र से बरतरी हासिल है जी। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में पहला मैच हुआ था, और अब रावलपिंडी स्टेडियम में दूसरे मैच का आगाज़ हो चुका है। और इस मैच पे और इस सीरीज़ के ऊपर और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं, और साथ साथ जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने एक बार फिर जो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं और गैर मुसद्दिक़ा बयानात हैं उसके सिलसिले को जारी रखा है, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो क्रिकेटर्स की हलाकत के दावे के ऊपर जो इज़हार अफसोस करते हुए जी वाक़े की मज़म्मत की है। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समहाउ इन्होंने चैलेंज किया है, बल्कि आलमी इदारे जो क्रिकेटिंग इदारा है उसकी गैर जानिबदाराना जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज़ किया है। इस पर भी हमने तज्जिया लेना है। इस वक्त हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं चाहूँगी पहले ज़रा आप इस टेस्ट मैच पे कमेंट करने से पहले ये जो जय शाह की एक ट्वीट है इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ जो ये ICC की जानिब से स्टेटमेंट आना, ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है।
ये भी आपके शेफ बना रहे थे अदरक का हलवा, ने के जेशा को पहले ये भेजे ना जो उसने ट्वीट किए था, तो पैक करवा के देखें। गैर जो आपने एक बात की कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है इंडिया खुद ही लेके बीच में आ रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कंट्री जिसको मैंने क्रिकेट के अंदर खुद उभरते हुए देखा है। मैं खुद एक नॉन टेस्ट नेशन से खेला, उनके खिलाफ काफ़ी मैचेस खेले हैं, नेट बॉलर भी रहा हूँ। मैंने इन टीम को जब हामिद इनके साथ थे, कबीर खान ने जाके कोचिंग की, राशिद लतीफ़ ने इनको कोच किया, तो पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा है इनको क्रिकेटर्स बनाने में। आपको याद हो फाटा चीटास यहाँ पर खेलते जिसकी तरफ से सारे के सारे खेलते थे। अफगानिस्तान ने बहुत अरसे, आपको पता है, इंडिया ने उनमें इन्वेस्टमेंट की क्रिकेट की। पहले उनका होम ग्राउंड यूएई होता था, वहां से फिर वो इंडिया गए। एक अमूल का स्टिकर लगा होता था उनके किट के ऊपर। और मुझे याद है जिस वक्त अफगानिस्तान टीम थोड़ा टफ टाइम देने स्टार्ट हुई थी बड़ी टीम्स को, टेस्ट नेशंस की बात कर रहा हूं, तो मैंने उस वक्त भी ये बात करता था कि ये कभी भी इंडिया से बहुत क्लोज मार्जिन मैचेस हुए हुए हैं। आपने देखा है कि जीते नहीं है। वो कैसे जीतेंगे? अमूल का टैग लगा हुआ है, कभी नहीं जीतेंगे वो। उनको पता है स्पॉन्सर पीछे बैठे हुए हैं, जीतने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये बहुत सी चीजें, लेकिन जो एक बयानात वहां से आ रहे हैं, दैट शोज के आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो हम बार बार बात करते हैं। क्रिकेट में आप इतना गंदा अपने आप को कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि इस जेंटलमैन गेम को गंदा करने की। अगर आपके इंडियन प्लेयर्स को इतना ही मसला था तो हॉकी के प्लेयर से हाथ क्यों मिलाया? पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाया उन लोगों ने। दैट मीन्स कि हॉकी आप लोगों की इतनी बड़ी फेमस नहीं है, तो आपने कहा बस ठीक है साइड लाइन पे कर दो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी रिसेंटली मैच हुआ, अंडर 17 शायद फुटबॉल में हुआ, अंडर 19 में हुआ है। वहां पर भी आपकी टीम ने हाथ मिलाया प्लेयर से, उनका तो कोई कंसर्न नहीं था। कबड्डी के लड़के आपके आके यहाँ पर खेलते हैं, उनका कोई कंसर्न नहीं है इस चीज पे। आप खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हो गेम को, और आप गंदे भी हो चुके हो, सबको पता लग चुका हुआ है कि ये मामला क्या चल रहे हैं यहाँ पर। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। लेकिन फिर बात करता हूँ कि जब आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, चाहे वो इस वक्त एशिया कप के अंदर चाहे सारी सूरत हाल बनी थी, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से आपको पता है बयानबाजी इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तान प्लेयर्स को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बेटे जब छोटे थे ना, तब से पाकिस्तान ने तुम्हें सिखाया बॉल बैट पकड़ना, और हकीकत है, मैंने आपको कहा ना कि मैंने इस टीम को उभरते हुए देखा है, बहुत तगड़े प्लेयर्स रहे हैं, झूठ नहीं है। पाकिस्तान ने सारी चीजें सिखाई हैं। आज अगर आप हमें ही आंखें दिखा रहे हो क्रिकेट के अंदर, आपका रवैया सबको पता है फील्ड के ऊपर क्या हमारे साथ होता है और उनके साथ क्या होता है। ये तो चले, अब जो मामला हुआ अपनी जगह है, आपने जवाब तो देना, तो अच्छा आपने जवाब इसको दिया पाकिस्तान ने। लेकिन जितनी सूरत हाल बैकएंड पे आप देखें, जो आपने पाकिस्तान के साथ जब भी आपका मैच हो, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी एग्रेशन क्या होती है एज कम्पेयर टू जब आप इंडिया के साथ आपका मैच होता है। साफ बात है, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स बात करते हैं और वो चीज नजर भी आपको आती है। लेकिन अच्छी बात है, पाकिस्तान के साथ अगर आपको नहीं खेलना कोई मसला है नहीं। आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज थी, आपने तीसरी टीम यहाँ पर लाके खड़ी भी कर दी है, जिम्बाब्वे आके खेल रही है। अब पीएसएल के अंदर अभी आपने बीबीएल में भी शायद बात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिग बैश में भी इनके कोई आज सच कोई अपना हुए नहीं है, कोई किसी टीम के साथ इनका कोई टेन्योर हुआ नहीं किसी प्लेयर का। इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा एक तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया को भी पता है कि जितना हो सके पीछे तो हम बयानबाजी जरूर कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सोनी बेचारा बिक जाएगा अगर उसके राइट्स ना बिके। आपको पता है कभी जिंदगी में नहीं चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया ना हो। तो इट्स अ सिंपल थिंग, मैं कहता हूँ। लेकिन ये समझनी पड़ेगी कि यू आर द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, यू आर नॉट द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई और नॉट द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आपको एक स्टेबल रह के आपको इन चीज़ों पे चलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक इदारा है, ना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है जिसको आप रिप्रेजेंट करें। एनीवेज जी, अभी इस वक्त दूसरा टेस्ट मैच वह शुरू हो गया है रावलपिंडी के अंदर। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया, इस वक्त 5-0 जो अभी तक अपडेट है। क्या लग रहा है जी, पहले मैच से गलतियाँ जो छोटी छोटी थी हमारी, हमने सीख लिया या नहीं? देखिए, इतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है। आपने 3 टेस्ट मैचेस सीरीज खेलनी है, इसके अंदर आप किसी को जज नहीं कर सकते। सैंपल साइज तो 5-5 टेस्ट मैचेस सीरीज का होता है ना, जहां पर आप प्लेयर्स को भी जज करते हो, टीम कितना आगे चलेगी टूर्नामेंट में। क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पर आपको ऑल आउट जाना पड़ता है टूर्नामेंट्स बड़े जीतने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो अभी भी एक आपको पता है लाइफलाइन मिली थी पाकिस्तान को, जहां पर अब्दुल्ला शफीक स्लिप कॉर्डन एरिया के अंदर अभी बाल बचे थे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले मैच के अंदर आपकी बॉलिंग यूनिट ने ही आपको जितवाया है। पहली इनिंग्स में बात करें तो आपकी बैटिंग यूनिट ने परफॉर्म जरूर किया, लेकिन रियलिटी के अगर हम चेक करें तो आपकी टीम के कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स आपको पता है एकदम क्रम्बल भी हुए हैं, जाके विकेट्स बहुत जल्दी गिरी हैं। चाहे जब एक सेट पेयर ऑफ बैट्समैन आउट हुए थे तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी आपकी विकेट्स गिरी हैं। फिर उसके बाद सलमान अली आगा के साथ जो नीचे जब टेल एंडर्स की बात करते हैं कि उसने आके हैंड इनिंग्स खेलनी है, वहां पर भी बहुत जल्दी आपके प्लेयर्स आउट हुए। तो दैट शोज कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो कॉन्फिडेंस उनका कितना इस वक्त हाई है, खास करके इन विकेट्स के ऊपर जहां पर स्पिनिंग जो टर्निंग ट्रैक है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ खेलने के लिए। मुझे पता है कि ठीक है, आप अपनी होम कंडीशंस पे आप चाहोगे 3 मैचेस जीत के आप टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर टॉप ऑफ द लाइन आओ, लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर आओ तो क्या ये हल है लंबे आपने क्रिकेट खेलने का? ये नहीं हल है। ये छोटी छोटी
वो क्या कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। कल कोई अगर अल्लाह करे आप क्वालिफाई कर जाते हो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए या आप टॉप 3 के लिए क्वालिफाई करते हो, तो क्या आपकी टीम ये सिचुएशन लेके दूसरी जो जहां पर सीमिंग ट्रैक होगा, जहां पर सीना कंडीशंस होगी, वहां पर स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आएंगी? क्योंकि आपके जहां बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर आपने देखा होगा उनके तो बैट्समैन कर रहे हैं, आपके बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल खत्म कर रहे हो। मैं इसलिए कहता हूँ ना, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं वहां पर आप ड्यूक का बॉल यूज करते हैं, वहां पर आपका जो विकेट है इस वक्त आपने कहा कि जी फ्लैट विकेट नहीं होगा, आप वहां पर घास छोड़ देते हैं, आपके पेसर्स भी डोमिनेट करते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो वहां पर बॉल चेंज हो जाता है, कोकोबुरा का बॉल होता है, कोकोबुरा बॉल करवाना एक आर्ट है, आसान नहीं है, जिसने ड्यूक से पूरी जिंदगी खेला हो। आप वहां पर जाके डेड ट्रैक बना देते हो, जो आने वाली जो एक बॉलिंग की जो पेस बैटरी पाकिस्तान को कहते हैं ना कि ये जमीन ऐसी है जहां कहीं भी आप खुदाई करो तो आपको एक तेज फास्ट बॉलर आपको मिल जाता है, आप खत्म कर रहे हो उस आर्ट को। फास्ट बॉलर्स कहते हैं यार साल में कोई 5-6 टेस्ट मैच खेलने हैं, वो भी डेड ट्रैक पे खेलना है, छोड़ो बेहतर है शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जाओ, कम से कम वहां पर लाइमलाइट तो है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपने किल नहीं करना। वेरस पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी चले, मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है कि आप अपने होम कंडीशंस में, आपने आसिफ अफरीदी को भी आज चांस दिया, मंजे हुए स्पिनर है, बहुत से लोगों ने कहा कि यार 39-38 उसकी एज है, मेरे खुद वो टीम का हिस्सा है रावलाकोट हॉक्स में, बहुत क्लेवर स्पिनर है, आसान नहीं होने वाला उसको मारना। उसके अलावा बैटिंग की बात करें, कुछ ना कुछ वो हैंडी बैटिंग के अंदर भी आपको स्कोर दे जाता है, तो एक अच्छी चीज है। पाकिस्तान एक स्पिन मैं कह सकता हूँ हैवी के साथ जा रहा है यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप जीतना चाहते हो सेकंड टेस्ट मैच, उन्होंने अपनी वर्किंग अच्छी की है, जॉनसन को बीच में लेके वो आए हैं, महाराज को बीच में लेके आए, तो आपको बैटिंग अपनी लंबी करनी पड़ेगी। वो जो बीच में जो ब्रेक थ्रूज आपको अनफॉर्चुनेटली होते रहे, आपके प्लेयर्स अपना परफॉर्म नहीं करते रहे, और बाबर से आज रिक्वायर्ड होगा कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें। अल्लाह करे बाबर की बैटिंग ही ना, मैं कहता हूँ अच्छा आपके ओपनर्स ही परफॉर्म करें, लेकिन बाबर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट मैच जीतें और आपके बैट्समैन जितवाएं, तो आपके 2 से 3 जो बड़े बैट्समैन हैं उनको स्कोर करना पड़ेगा। बैट्समैन जितवाएं, ये चाहते हैं हम। अवैस हमारे बॉलर्स जितवा रहे हैं हमें ना। अभी ये वाली चीज़ चल रही है कि हम जहाँ पे बैटर्स की बात करें इस वक्त, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक का आपने जिक्र किया है। इमाम ने पहले टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनकी बड़ी अच्छी इनिंग्स रही, और इमाम हमेशा से हम कहते हैं कि टेस्ट मैच को बड़ा अच्छा तरीके से लेके चलते हैं। ये जो बैटर्स के जितवाने वाला फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समहाउ हमने ये मुख्तलिफ इनफैक्ट जो T20 फॉर्मेट है या ODI फॉर्मेट है उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे बॉलर्स समहाउ परफॉर्म करते हैं और बैटर्स कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। देखिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको हमेशा बॉलर्स ही मैचेस जितवाते हैं, बैट्समैन ऑब्वियसली अपना आपको एक स्कोर कार्ड तो अपना रख के देते हैं, लेकिन बॉलर्स ने अगर ऑल आउट पे जाना है तब जाके आप टेस्ट मैचेस जीतते हो। बैट्समैन पे मैं कहता हूँ टेस्ट मैच का कम से कम 50-50% होता है, लेकिन फॉर मी एज अ फास्ट बॉलर मैं कहूँगा 70% रिलायंस आपका बॉलर्स के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करें। बैटिंग ऑर्डर का मसला ये है कि पिछले मैच के अंदर इमाम की बात करूं, शान एक अच्छा लगा कि यार वो एक टच में रहे ना कि बड़ी इनिंग अपना आप कह सकते हो कि लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट, क्योंकि काउंटी खेल के आ रहे थे वहां भी उनकी स्कोर था, उन्होंने सेंचुरीज भी स्कोर की थी इमाम ने, वो फ्लो आपको नजर आया। बाबर बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान टीम में, जो उन्होंने 2-3 जो अच्छी शॉर्ट सिलेक्शंस बीच में थी, पता लगा कि बाबर आजम थोड़े डिफरेंट मोड गेम के अंदर आए, एग्रेसिव भी खेलना जा रहे थे, रन बॉल भी खेलना जा रहे थे, दैट शोज कि कॉन्फिडेंस आपको नजर आया। मुझे पता है 50 नहीं कर पाए जिसका सबको थोड़ी सी शिकायत है, लेकिन जरूरी नहीं होता मेरे लिए कि 50 करे, मेरा जरूरी ये है कि वो बंदा फॉर्म में आपके लिए वापस आए ताकि वो जो स्ट्रगल फेस उसका निकले वहां से, और वो नजर आया पिछले मैच के अंदर। रिजवान की बात करें, दैट शोज ना कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते हैं, आपके लड़के जाके डोमेस्टिक में खेलते हैं, साइकोलॉजिकली आप कितना स्ट्रांग होते हो, क्योंकि वहां पर जाके आप काबू पाते हो अपनी वीकनेसेस पे, अपनी शॉर्ट सिलेक्शन के ऊपर। वो चीज नजर भी आपको पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बात थी, आपके लड़के डोमेस्टिक में गए, लेकिन आपको लॉन्गर फॉर्मेट अगर क्रिकेट में रहना है, आप अगर शॉर्टर फॉर्मेट की टीम नहीं खिलवाना चाहते, तो मैंने कहा ना कि आपके बैट्समैन को परफॉर्म करना पड़ेगा। बॉलिंग यूनिट की बात करें, आपका बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है। इसके बाद आपने श्रीलंका शायद जाना है या वेस्ट इंडीज जाना है। वेस्ट इंडीज के अंदर क्योंकि थोड़ा बहुत पेसर्स को सपोर्ट होती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच में, तो आपके 2 पेसर्स और 2 स्पिनर्स वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, वहां भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन जहां पर सीना कंडीशंस होंगी, जहां पर पेस बैटरी नहीं परफॉर्म करके आपको देना है, बॉलर्स तो आपको कर देंगे, आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैंने कहा ना ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलना पड़ेगा। वेरस ठीक है, टेस्ट मैच अपने सरजमीन पे आपने जीतना, अल्लाह करे आप 3 टेस्ट मैचेस जीते, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी बैट वर्सेस स्पिन गेम होगी, आसान नहीं होने वाली।
बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। आज हम बॉलिंग लाइनअप की भी बात करें अवैस, तो नुमान अली ने बड़ा अच्छा लास्ट मैच के अंदर धचका दिया था और चूंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस इस मैच के अंदर भी हम सबकी हाई रहने वाली हैं। देखिए, नुमान अली की बात करें तो इस वक्त एंड ऑफ द लाइमलाइट है, क्योंकि कैरियर की बात करें तो आपको इस वक्त एंडिंग स्टेज पे नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं विद द बॉल, कहीं ना कहीं विद द बैट भी उन्होंने कुछ ना कुछ रन आपको पता है पाकिस्तान के लिए। साजिद थोड़ा सा ऑफ कलर जरूर नजर आया, लेकिन आज एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस सेंस में होगा कि लेफ्ट आर्म वर्सेस द राइट आर्म है, क्योंकि आसिफ अफरीदी की बात करें, नुमान की बात कर लें, तो ये बड़े मंजे हुए प्लेयर्स हैं, क्योंकि डोमेस्टिक बहुत ज्यादा खेले हुए हैं। तो इनको एक्सपीरियंस उस चीज़ का है कि हमने हारे हुए मैचेस से या मुश्किल कंडीशन से हमने वापस कैसे आना है, तो एक एज होता है आपको। नुमान, मैंने कहा ना कि इस वक्त बिल्कुल टॉयलेट ऑफ द कैरियर है। उनकी कोशिश होगी कि जितना से ज़्यादा पाकिस्तान को मैं इस वक्त यूटिलाइज करके और मैचेस जितवा के दूं, वही एक बड़ा प्लेयर करता है कि आखिरी जो उसके टाइम होता है पीरियड का, तो वहां पर मैं परफॉर्म करूं, और वो कर रहा है इस चीज़ का। लेकिन जो आपके पेस बैटरी की मैंने कहा ना बात होती है कि जो ऊपर से आके थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं। शाहीन आपको बहुत टाइम के बाद नजर आया रिवर्स स्विंग भी करते हुए, रिदम उनका अच्छा नजर आया, लेकिन ये विकेट्स थोड़ी डिफरेंट है, डेड ट्रैक किस्म की विकेट्स हैं यहाँ पर, इसलिए बर्नआउट आप ज्यादा अपने प्लेयर्स को नहीं करते। आप जो आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स होते हैं उनकी आपकी कोशिश यही होती है कि आप उनको या तो चेंज कर रहे होते हो या तो उनको वर्कलोड मैनेज कर रहे होते हो। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप शाहीन की जगह, आप ये नहीं मैं क्रेडिट ले रहा हूँ उनसे, लेकिन शाहीन की जगह शायद आप उनको ले आते आमिर जमाल को, तो आपके पास एक फायदा क्या होता कि आपके पास एक बैट्समैन भी हो जाता ऑलराउंडर, और उसके साथ साथ आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास कहीं ना कहीं चीज़ का नजर आ जाता। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली जो थिंक टैंक बैठा है वो बेस्ट माइंड्स है, मुझसे बेहतर उनको पता है कि विकेट क्या है, क्या कंडीशंस उधर जरूरत है। लेकिन ऑल द बेस्ट पाकिस्तान को। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी बैट वर्सेस स्पिन। मैं नहीं चाहूंगा कि ये जो पिंडी विकेट पे आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया ये कहीं चेंज होकर बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वाला हो जाए या इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जहां हमें ठंडा पड़ गया था। तो देखने वाली बात है कि हमारे बॉलर्स इस वक्त कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन बैट्समैन स्पेसिफिकली क्या रन अपना ऑन बोर्ड लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर मैच स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट ही क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम ज़रा किचन का रुख करते हैं, जहाँ पे हमारा अदरक का हलवा और मोरक्कन चिकन रेडी हो गया। ये अदरक का हलवा शेफ वली मोहम्मद रेडी हो गया हमारा? यस मैम, रेडी हो गया, इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है। क्या बात है, इसकी रेसिपी क्या है जी? इसमें यह है कि ना, सबसे पहले हमारे पास जो सर्दियों का आगाज़ शुरू हो गया, ठीक है, इसलिए हमने एक अदरक का हलवा एंटीक रेसिपी में तैयार किया, ठीक है। और इसमें हमारे जो बटर में हमारा जो जिंजर है उसको सोते करते हैं, उसके बाद इसकी जो कैरमलाइज शुगर है उसको तैयार करते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर समोलिना डालनी है, ऐड करनी है। ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर आपके पास क्रस्ट आपके पास नट्स होंगे, ठीक है, नट्स। उसके बाद हमने जब इसके अंदर शुगर और जो समोलिना है इसका जो मिक्सचर है एक बराबर रखना है हमने, ठीक है, ताकि हमारी शुगर एक हाई लेवल पे ना जाए और हमारी जो सूजी है वो एक सेट रेट, बिल्कुल ठीक है, सेंटर में रहे। और उसके बाद हमारे पास ये जो से एक इसका स्मोक जिंजर का आएगा, और इसके अंदर एक सर्दियों की एक सुगात स्टार्ट हो गई है। इसमें आपको सर्दियों में खाएंगे चाय के साथ, और कभी कोई रात को आपको दिल करता है तो आपका बेहतरीन सा फ्रेशनेस हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और शेफ हैदर अली, आप बताएं आपकी मोरक्कन चिकन की रेसिपी क्या है जी? मोरक्कन चिकन के गार्लिक ऑनियन सोते करके उसके बाद हमने क्रीम में बनानी है, संबोलिक ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद पैन सेट चिकन है, ठीक है, उसको भी पैन सेट किया, और साथ में मैश पोटैटो हैं, साथ में असॉर्टेड वेजिटेबल्स। ठीक है, आप लोग इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कर दें। मीनवाइल हम अपने अगले मेहमान का तारुफ करवा देते हैं जी। पाकिस्तान किक बॉक्सिंग टीम का हिस्सा है। ये जो अभी इस वक्त हमारे साथ प्लेयर मौजूद हैं, इन्होंने श्रीलंका के शहर कोलंबो में जी होने वाली जो क्रामा फाइट्स लीग है इसमें बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस इंटरनेशनल इवेंट में जी 5 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड ने हिस्सा लिया था, जहां पे 1 प्रोफेशनल बॉक्सिंग फ़ाइट और 4 किक बॉक्सिंग मुकाबले शामिल थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग इस फाइट के अंदर रहे वो सितारा बुशरा अख्तर भी बनी, और उन्होंने जो श्रीलंका की नाकाबिले शिकस्त
चैम्पियन हैं उनको भी हराया और एक हिस्ट्री बनाई। दूसरी तरफ जो एक प्रोमिनेंट फिगर रहे, प्लेयर रहे, वो रहे आगा तलाल हैदर, जिन्होंने भी मलेशिया के जो साबिक चैम्पियनशिप जीतने वाले प्लेयर थे उनको भी हराकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इस वक्त आगा तलाल हैदर हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तलाल कि आपने हमें ज्वाइन किया और मुबारकबाद आपको कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। सबसे पहले तो हमें बताएं इस फाइट के हवाले से कि कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान से 5 लोग गए थे, किस तरह की फ़ाइट्स हुई, ज़रा ओवर रिव्यू दें हमें एक। अच्छा ठीक है, तलाल से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक कनेक्शन का इशू है जी। ये चैम्पियनशिप जिसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं क्रामा फाइट्स लीग है, जिसमें 5 पाकिस्तानी फाइटर्स ने जो पार्टिसिपेट किया था, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। मीनवाइल हम दोबारा चलते हैं किचन में जहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही है। आ गए जी? जी अच्छा ओके ठीक है, प्रेजेंटेशन चल रही है। शेफ़ वली मोहम्मद बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन करेंगे। अच्छा ये आप लोग, ये प्रेजेंटेशन की बड़ी गेम होती है, ये क्या चीज़ें हैं जो आप इस प्लेट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम ये जो हमने रेड कलर का लगाया है ये बीट रूट है। बीट रूट है, ओके। बीट रूट की प्यूरी बनती है और ये जो ग्रीन कलर का है ये ग्रीन पीस। अच्छा ग्रीन पीस है, जी ग्रीन पीस की प्यूरी बनाते हैं। तो ये वेरी प्लेटरिंग के लिए बहुत एक जब हमने प्लेटरिंग करनी है इसके अंदर ये लाजमी यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो प्लेट है एक प्रोफेशनल में आए और एक रीजनेबल आपको प्लेटरिंग नजर आए। बिल्कुल ठीक है। आप अभी इसके ऊपर सॉस डालेंगे शेफ हैदर? मैक्सिकन मोरक्कन सॉस है, ठीक है। ये एंड इट्स गोइंग टू बी स्पाइसी या स्पाइसी होगी है? ओके। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर इसके साथ राइस भी मिलते हैं और हर एक की चॉइस पे डिपेंड करता है, राइट? यहाँ पे हमने चूज किया है कि सोते वेजिटेबल है और साथ मैश पोटैटो है। बिल्कुल ठीक है। मैश पोटैटो में बटरिंग और वाइट पेपर, ऑरिगेनो और क्रीम और मिल्क के साथ बनाया गया। ओके। और ताकि आप एक पोटैटो की शेप में एक क्रीमी टेक्सचर आपको टेस्ट आए, नजर आए। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। अच्छा जब आप इस पे सॉस पोर करेंगे तो हम देखेंगे साथ साथ मीनवाइल, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है। मुझे बताएं शेफ वली मोहम्मद, ये प्रेजेंटेशन जब आप लोग जाहिर है पढ़े होते हैं, प्रोफेशनल शेफ की तरबियत ले रहे होते हैं, तो ये इसका एक अलग से सेगमेंट होता है? हमें इसकी एक क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो कि हमें हर डे हर वीकेंड पे हमें दी जाती हैं ताकि हम जो अगले कंपटीशन आ रहे हैं अब 2026 में फरवरी में कंपटीशन आ रहा है रॉयल पाम में, इंटरनेशनल सीजन 8 में आ रहा है, सीजन 8 आ रहा है। पिछले सीजन 7 गुजर गए हैं, इसमें शेफ हैदर अली फ्रॉम पीसी हैं और ये एक एज ए कॉन्टिनेंटल और बहुत एक इसी चीज़ों के ये शेफ हैं, हाँ। ठीक है, और एक्सपर्ट हैं और इन्होंने ही प्लेटरिंग पे मुझे ऐड किया है। जी जी, इन्होंने मुझे यहाँ पे शेफ लाइन में लेकर आए हैं, ठीक है। मेरा जिंदगी का जब आगाज हुआ शेफ का, तो शेफ इसका मतलब अब तो आज आप अपने उस्ताद के साथ समहाउ कर रहे हैं और आप पे तो बड़ा प्रेशर मेरे बड़े भाई भी हैं। ओह लवली लवली लवली, बेहतरीन। और जब इस लाइन में मुझे ये लेकर आए, मुझे शेफ जैकेट इन्होंने मुझे सबसे पहले मुझे शेफ जैकेट भाई से मिली थी। क्या बात है, बेहतरीन। चलें जी, आप लोगों की फाइनल प्रेजेंटेशन हम अभी दिखाते भी हैं, साथ साथ आगा तलाल हमारे साथ मौजूद हैं। आगा तलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा जी, आगा तलाल मुझे ज़रा अपने इस चैम्पियनशिप के इस लीग के क्रामा फाइट्स लीग के हवाले से बताएं। 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, आपने और दीगर लोगों ने प्रेजेंट किया, कैसी थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, एक ओवरव्यू दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पहले पाकिस्तान को और फिर मुझे इज़्ज़त बख्शी, और उसके बाद मैं पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन ख़ास करके उनके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर समीउल्लाह काकड़, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ट्रेन किया और मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी। और उसके बाद आते हैं सफ़र पे कि मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और कारमा फाइट लीग जो है वो वर्ल्ड के टॉप 10 कॉम्बैट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा कॉम्बैट लीग है। तो इसमें न सिर्फ पार्टिसिपेट करना बल्कि एक वन चैम्पियनशिप के फाइटर को डोमिनेट करना, ये बहुत फ़ख्र की बात है, ख़ास करके मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो इसमें हमारे साथ गए हुए थे, मेरे साथ बाकी 4 प्लेयर्स और गए हुए थे, जिनमें नसीबुल्लाह, बुशरा अख्तर, अब्दुल समद और अब्दुल वारिस, जो कि बहुत अच्छे फाइटर्स थे। और इनमें से नसीबुल्लाह जो है वो पिछले कर्मा फाइट लीग का चैम्पियन भी रहा है
तो इन्होंने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गेम की, ओपोनेंट्स को टफ टाइम दिया। लेकिन इसमें ये कि गेम है और इसमें विन और लॉस तो होता रहता है। बाकी एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा था, इसमें बड़े अच्छे अच्छे फाइटर्स आए हुए थे, तो इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए एजाज़ की बात थी। डेफिनेटली हार जीत गेम का हिस्सा होता है। आई एम श्योर कि आप लोग गए हैं, ये इंटरनेशनली आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, यही बहुत बड़ी बात होती है कि और आप लोग अच्छा डोमिनेट करके अपने ओपोनेंट को आए, ये बड़ी हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। अच्छा मुझे तलाल ये बताएं कि जैसे आप लोग जब हमें फाइट्स देखते भी हैं और जिस लीग के हवाले से आपने बताया कि साउथ एशिया की बड़ी प्रेस्टीजियस लीग है ये, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप तैयारी कैसे थी और आपने जब अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया क्या आपका प्लस पॉइंट था या क्या किस चीज़ का आपको एज मिला इसमें? जी सबसे पहले तो ये सारी मेहनत जो है ना, सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है हमारे कोच को, जिस इसके पीछे उनकी सारी स्ट्रेटेजी, उनकी गाइडेंस और उनका जो सारा तजर्बा था वो सारी इन फाइटों के पीछे उन्हीं का था। तो उसके बाद हम पढ़ते भी है और हमारी फ़िलहाल BS साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम चल रहा है। तो हम समर की छुट्टियों पे आए हुए थे घर, तो हमने सिर्फ पहले ही दिन छुट्टी की थी, नेक्स्ट दिन हमने वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो उसके पीछे सारा सबसे पहले तो कोच का हाथ है, उसके बाद फिर हार्ड वर्क और डेडिकेशन, हिम्मत, जज्बा, ये सब चीज़ें आती है। तो गिव अप ना करना, जब आप गिव अप ना करते हो तो ये आपका रिजल्ट होता है। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर कि जब कंट्री की आती है तो फिर दिल खुद ब खुद काम करता है, जज्बा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताएं आगा तलाल हैदर कि आप कब से इस स्पोर्ट के अंदर हैं और आपकी ट्रेनिंग पैटर्न्स क्या हैं, जो कि आप पढ़ाई भी करते हैं आपने कहा है, कितना टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक आपने अवेल की हैं? जी मैं पिछले 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं साथ साथ स्टडीज़ को भी मैनेज कर रहा हूँ। और इसमें जो है ना कि आपने इन दोनों को मैनेज करना होता है। और ट्रेनिंग पैटर्न्स खास करके जो हमारे कोच ने अपने ट्रेनिंग पैटर्न्स बनाए और वो काफ़ी यूनिक ट्रेनिंग पैटर्न्स है। मेरा बिलीफ तो ये है कि ये जो है ना प्रोफेशनल लेवल, जो हाई लेवल की जो ट्रेनिंग पैटर्न्स होते हैं ना, ये उन्हीं में से एक ही पैटर्न है। क्योंकि इतनी कम टाइम में इतना बड़ा रिजल्ट करना ये छोटी सी बात नहीं है। तो सारी पैटर्न्स जो है ना, सारी ट्रेनिंग ये सारी कोच की है। बिल्कुल ठीक है, कोच की ट्रेनिंग है। मुझे ये बताएं कि अब जाहिर है अपॉर्चुनिटीज़, आप लोग इंटरनेशनली खेलते हैं जाकर, फेडरेशन अपने तौर पे तो काम करती है लेकिन समहाउ एज अ प्लेयर भी आपको चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे आप लोग जिन इलाकों में रह रहे होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ होना, वहाँ पे इस तरह के स्पॉन्सर्स का मिलना, आपको भी ऐसे चैलेंजेस रहे? जी इस तरह के तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ सारे जो फाइनेंसेस होते हैं स्पोर्ट्स के, वो उसमें जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के जो बजट होता है वो बहुत कम होता है। और उसके बाद जो जितने भी फाइट्स मैंने आज तक के लिए और हमारे पाकिस्तान की टीम ने जो के लिए, उसमें सारी हमारे कोच ने खुद ही उनको हमें स्पॉन्सर किया है। और हमें जो है ना यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनसे आज तक कोई भी मदद नहीं मिला। हालांकि हम गए भी थे उनके पास और हमें प्रोमिसेस भी मिले, लेकिन वो सारे लास्ट में फेक ही निकले। और सबसे बड़ा मसला जो है ना वो स्पॉन्सर का ही है। ट्रेनिंग वगैरह तो हम मैनेज कर लेते हैं, डाइट हम मैनेज कर लेते हैं, रिकवरी हम मैनेज कर लेते हैं, हम बाकायदा इन चीज़ों की स्टडी करते हैं और इनके ऊपर रिसर्च करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो हमारे पास स्पॉन्सर का आता है। क्योंकि वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई है, हमें स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच आगा तलाल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आगा तलाल हैदर हमारे साथ मौजूद थे। जी अब चैलेंजेस हैं और स्पॉन्सर्स मिलना, हम हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, अपने तौर पे काम करिए, लेकिन अगर कोई भी एक सेक्टर किसी एक प्लेयर को भी ओन कर ले किसी भी स्पोर्ट में से, तो उसका करियर बन सकता है। सो आई बिलीव कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उन प्लेयर्स को इंकरेजमेंट भी मिलनी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अगर आपको पता लग गया कि मैंने खाना खा लिया है तो ये देखिए शेफ़ का कमाल कि आपको दोनों प्लेट्स में से नहीं पता लगेगा कि मैंने ब्रेक में मोरक्कन चिकन भी टेस्ट कर लिया है और
हलवा भी खा लिया, और आई एम श्योर कि दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर घर पे ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। देखें कि कहीं से पता नहीं लग रहा मैंने खा लिया। तो थैंक यू वेरी मच शेफ़ हैदर अली आपका भी और वली मोहम्मद आपका भी कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी रेसिपी बनाई। और ये हलवा मैं खा रही हूँ, मेरे आगे प्लेट पड़ी हुई है जो कि छुपी हुई है इस iPad के पीछे, लेकिन बहुत मज़ेदार। मैम सबसे पहले तो थैंक यू आपका कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। That's so kind of you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची लिए चलेंगे जहां पर गंदारा इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। इस हवाले से आप नुमान की रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं कि फ़िल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जज्बात भी होती हैं, और जज्बात अगर आज़ाद हों तो ये बन जाते हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा। कराची के नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में एक ऐसा ही फ़िल्म फेस्टिवल जारी है जहां नए फिल्म साज़ों की कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है। आइए आपको गंधारा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में लिए चलते हैं। जी, गंधारा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में टाइम आफ्टर टाइम एक फ़िल्म पेश की गई थी जिसमें हमारे साथ इब्राहिम मौजूद हैं, उन्होंने भी इसमें काम किया, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे नौजवानों के लिए ऐसे फ़िल्म फेस्टिवल्स कितने ज़रूरी हैं? जी बहुत बहुत ज़रूरी है ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स, बिकॉज़ वो आवाज़ देते हैं ऐसे फिल्म मेकर्स को जो कमर्शियल फिल्म मेकर्स नहीं हैं, मगर वो जो कहानियाँ बता रहे होते हैं वो बहुत बहुत पर्सनल कहानियाँ होती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो दिखाई जाएं, वो लोग उनको देखें। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स देखें, नौजवान लोग देखें कि किस तरह की कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं। तो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, गंधारा फ़िल्म फेस्टिवल इस वक्त नापा में जारी है और शुरका की जानिब से इसे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। कुछ हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगी ये जो फ़िल्म बनाई जा रही हैं नए फिल्म साज़ों की जानिब से, तो कितना पसंद किया जा रहा है? आपको कितनी अच्छी लगी आज की फ़िल्म? बहुत ज़बरदस्त थी। 4 फिल्म्स हमने देखी हैं, बहुत इंटरनेशनल फिल्म्स भी हैं और पाकिस्तानी फ़िल्म। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आर्ट फिल्म्स होती हैं ये, इनको देखने में, इनका देखने का लुत्फ़ भी अलग होता है क्योंकि इसमें स्टोरी एक अलग होती है, यूनिक स्टोरीज़ होती हैं, छोटी छोटी सटल तरीके से बयान की हुई स्टोरीज़ होती हैं, इनका मज़ा अलग होता है। ये जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं इसमें आपको मतलब पता चलता है ज़िंदगी का, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिसमें गहरी बातें होती हैं। सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है, बहुत अच्छा तरीका है लोगों को जमा करने का, कम्युनिटी बिल्ड करने का, जो अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। सो आई थिंक इट्स कमेंडेबल। अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ की टाइम बाय टाइम इरेज होती हुई, हमने जो हमारी जनरेशन है उसमें हमने कल्चर एंड आर्ट, हमने ये चीज़ें आइसोलेट होती हुई, इरेज होती हुई देखी हैं। सो देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट, जैसे जो करीम फिल्म थी उसकी स्क्रीनिंग थी, इट वाज अ ब्रिलियंट फिल्म, क्योंकि मैं ये समझता हूँ एक बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इमोशंस भी बड़े प्योर और ऑथेंटिक होते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज टू वर्क विद अ किड, विद अ डॉग एज वेल। सो इस तरह के मौके एक तो हमारे पास वैसे ही कम है, एंड इफ़ पीपल वॉच दिस दे फील प्राउड ऑफ द कल्चर एज वेल, and it also creates a distinction between culture of India and Pakistan as well. So we have different stories here, and I think those stories should be portrayed on the big screen, and these kind of stories should come out and also make a livelihood for people who think you know इस इंडस्ट्री में नहीं होगा यार, हमें पड़ोसी मुल्क ही जाना पड़ेगा। So it's a very old rhetoric that I am जो मैं इधर बचा रहा हूँ, but the thing is that बाहर यही समझा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा सिमिलर कल्चर है, जबकि हमारी स्टोरीज़ भी बहुत अट्रैक्टिव हैं और प्रेजेंटेबल भी हैं, बट वी लैक द पीपल एंड द आइडियाज़ एंड द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देम, टू गिव इट जस्टिस बेसिकली। एक फ़िल्म कर्मश भी इस फेस्टिवल का हिस्सा रही और इसके जो लीड एक्टर थे जिन्होंने इसमें जो है वो लीड पर काम किया है, इरफान नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऐसे जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो कितने ज़रूरी हैं नए फिल्म साज़ों के लिए, आप जैसे नौजवानों के लिए जो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं? इनकी बहुत ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत है पूरा पाकिस्तान में, और खुशकिस्मती से अब आज जाके हमारे पास कुछ आज फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मगर फॉर मी गंधारा स्टैंड आउट कर जाता है इन सब के अंदर, क्योंकि
आप फील कर सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस ही फिल्म मेकर्स के ऊपर किया जाता है। गंदारा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में एक फ़िल्म, पाकिस्तानी फ़िल्म करीम पेश की गई, जिसे हाज़रीन की जानिब से काफ़ी पसंद किया गया और काफ़ी लोगों इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जा हुए। और इस फिल्म की जो टीम है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर क्या कहेंगे, ऐसी आपने फ़िल्म बनाई है कि लोग देखे तो उसके बाद फिर तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। सर थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी कि सबको फिल्म अच्छी लगी। इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी, बहुत मेरे साथ ही स्टोरी काफ़ी साल से, काफ़ी अरसे से, सिंस माई चाइल्डहुड आई वुड से। उसके बाद कुछ साल पहले इसको मैं लिखना शुरू किया था, बट आई थिंक आई एम सो लकी टू हैव सच एन अमेजिंग टीम विद मी, क्योंकि ऑन द वे जर्नी में आई केप्ट मीटिंग डिफरेंट पीपल, लोग मिलते रहे और वी जस्ट मेड अ ह्यूज टीम आउट ऑफ इट। जी, इस फिल्म में फुप्पी का किरदार जिन्होंने अदा किया, महा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? टीम इतनी अच्छी थी तो जाहिर सी बात है कहानी जो हम सुनाना चाह रहे थे, जो इन्होंने लिखी, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, फिर फातिमा सितार ने लिखा, तो वो सारी टीम इतने मज़ेदार लोग थे, कहानी को इतने फोकियत दी, तो मैं बिल्कुल पुरुम्मीद थी कि लोगों को भी पसंद आएगी। जो करीम पाकिस्तान की जो फिल्म दिखाई गई है, शॉर्ट फिल्म, इस हवाले से आपको कैसी लगी है फिल्म? Beautiful film. Honestly, the symbolism in that film amazing. Especially, I would like to say कि the director and the costume designer, the way उन लोगों ने साथ मिलकर काम किया और एक साथ अपने शॉट्स और कॉस्ट्यूम्स जो है साथ स्क्रीन पर लाए, it was so beautifully made. वैसे फ़िल्म फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारी फिल्म्स दिखाई जा रही हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स भी हैं इसके अंदर, तो आपको कितना मुतासिर कर रहा है ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं जो कराची में इस वक्त नापा में जा रही है? जो पाकिस्तानी फ़िल्म थी करीम, ये भी मैं अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स इतनी दिखती नहीं हैं, और अगर दिखती भी हैं तो फिर वो सेम क्लीशे वाली मूवीज़ दिखाई जाती हैं। पाकिस्तानी ड्रामा भी इतना हमारा यहाँ पे एडवांस नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो सिम्बॉलिज़म पेश हुआ था वो बहुत अच्छा था। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा मेटाफॉर्स के प्ले था यहाँ पे इसमें, तो फिर वो मुझे बहुत पसंद आया। ये फेस्टिवल सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि उन कहानियों का जश्न है जो बोलती नहीं बल्कि महसूस होती हैं और देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हैं। कैमरामैन खालिद जावेद के साथ सैयद नोमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची।